चलिए, आज अब हम इस वीडियो में देखेंगे सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 क्या कहता है। देखिए, इससे लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 11B तक हमने देखा था, जिसमें हमने बात की थी एग्जामिनेशन, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म 18 क्या होता है। अब देखिए, ये एग्जामिनेशन की जब रिक्वेस्ट फाइल होती है तो ये एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे होता है और इसमें क्या होता है, ये समझते हैं। जिसमें आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बोलता है? एग्जामिनेशन की बात करता है ऑफ एप्लीकेशन। ये कैसे होता है? देखिए, जब भी कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आती है एग्जामिनेशन की बाय फाइलिंग फॉर्म 18 यानी कि जब कोई एप्लीकेंट या पर्सन इंटरेस्टेड किसी पेटेंट की एप्लीकेशन के लिए एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट फाइल करता है, तो उसके बाद कंट्रोलर का ये काम हो जाता है कि वो उस रिक्वेस्ट के साथ उस एप्लीकेशन के सभी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि पहला पॉइंट, वो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है पेटेंट की एप्लीकेशन, प्लस उसमें जो स्पेसिफिकेशन फाइल हुई है, प्लस उसमें और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोलर एग्जामिनर को फॉरवर्ड करता है। और कंट्रोलर जब एग्जामिनर को फॉरवर्ड करता है तो उस एग्जामिनर का ये काम होता है कि वो एप्लीकेशन, यानी कि पेटेंट की जो एप्लीकेशन है उसमें जो स्पेसिफिकेशन है और जितने भी उसमें डॉक्यूमेंट्स है वो सब के सब एज पर द लॉ फाइल हुए हैं कि नहीं हुए। ये पहला टास्क होता है उसका। दूसरा टास्क उनका ये होता है कि ये जो भी एप्लीकेशन आई है, इस पे कोई लॉफुल ग्राउंड तो नहीं बन रहा है ऑब्जेक्शन का। लॉफुल ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन मतलब इज ऑल कंप्लायंस is as per, or I should say, is all the documents are compliant properly। तीसरा उनका टास्क होता है एंटीसिपेशन को सर्च करना। देखिए, एंटीसिपेशन क्या कहता है? एंटीसिपेशन बेसिकली जो आपको ये बताता है कि आपकी जो एप्लीकेशन फाइल हुई है, जिस इन्वेंशन के लिए फाइल हुई है, क्या वो नॉवल है कि नहीं है। एक तरह से ये प्रायर आर्ट सर्च की तरह ये काम होता है, नॉवेल्टी सर्च होता है बेसिकली। कि देखिए, आप सब जानते हैं, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में देखा है कि पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया वो है नॉवेल्टी। नॉवेल्टी का मतलब ये है कि देयर शुड बी नो पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट इन पब्लिक डोमेन प्रायर फाइलिंग। मतलब जब आपने एप्लीकेशन फाइल की, उससे पहले उस इन्वेंशन के बारे में कोई भी पब्लिक में कोई भी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। भाई, इसकी बहुत लेमन लैंग्वेज अगर हम समझे तो वो होता है नॉवेल्टी। मतलब कोई भी पब्लिश डॉक्यूमेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई भी रिटर्न इंफॉर्मेशन उस इन्वेंशन की नहीं है।
तभी वो नॉवल मानी जाती है, और वो एक बहुत इन्वेंशन के तौर पे उसको पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया पर माना जाता है। तो ये तीन काम होते हैं एग्जामिनर के। और उसके बाद जो लास्ट काम होता है एग्जामिनर का, एग्जामिनर एक रिपोर्ट, एग्जामिनर का काम ये होता है, उसके बाद एग्जामिनर सबमिट्स अ रिपोर्ट टू कंट्रोलर। देखिए, सबसे बड़ी पॉइंट जो इस रिपोर्ट के बारे में है वो ये कि बाद में कैंडिडेट्स इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये वही रिपोर्ट है जो बाद में एप्लीकेंट को एग्जामिनेशन रिपोर्ट के तौर पर मिलती है। नहीं, ये जो रिपोर्ट एग्जामिनर बनाते हैं और कंट्रोलर को सबमिट करते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। ये रिपोर्ट एफईआर यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के तौर पे कैंडिडेट को नहीं मिलती है, ये कंट्रोलर के पास जाती है। तो ये फिर जो एफईआर के तौर पे जो कैंडिडेट को रिपोर्ट मिलती है वो कौन सी होती है, वो अभी हम देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। बने रहिए तब तक। बट ये जो रिपोर्ट होता है, ये कब तक एग्जामिनर सबमिट करते हैं? देखिए, अगर फॉर्म 18 फाइल हुआ था तो 1 to 3 months का टाइम एग्जामिनर ले सकते हैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। लेकिन अगर 18A फाइल हुआ था तो 1 से 2 महीना एग्जामिनर लेते हैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। देखिए, याद कीजिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था 18A जो होता है वो एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन के लिए फाइल होता है, मतलब उसमें जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, जो टाइमलाइन है, वो फास्ट ट्रैक हो जाती है। तो आप देखेंगे कि 18 के लिए एग्जामिनर ज्यादा टाइम ले रहा है, 18A के लिए थोड़ा कम टाइम ले रहा है। क्यों? क्योंकि 18A में प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो 1 से 3 महीने में एग्जामिनर कंट्रोलर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, अगर फॉर्म 18 से रिक्वेस्ट आई है। और अगर 18A से आई है तो 1 से 2 महीने में एग्जामिनर को रिक्वेस्ट फाइल कर देता है। अब आगे देखते हैं। अब आता है सेक्शन 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंटीसिपेशन। देखिए, एंटीसिपेशन क्या होता है, कैसे होता है, समझते हैं। एंटीसिपेशन दो चीजों से होता है, इसको डिटेल में हम समझेंगे। पहला, प्रीवियस पब्लिकेशन। दूसरा, प्रायर क्लेम्स। इसको ऐसे समझिए। पहला पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपकी जो एप्लीकेशन थी, मान लीजिए वो आपकी फाइल होती है 17 मई 2024 को। ये आपकी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट है। एप्लीकेशन कौन सी? पेटेंट की, जब आपने एप्लीकेशन फाइल करी। अब जो भी आपने इसमें इन्वेंशन के बारे में फाइल किया, अगर वो इस डेट से बिफोर बिफोर नॉट ऑन, ऑन भी नहीं चलेगा, इसमें 1 दिन पहले भी होगा तो चलेगा। बट अगर 17 तारीख को ही हुआ है तब ये कंसीडर इस क्राइटेरिया में नहीं होगा। तो ओनली बिफोर, ओनली बिफोर, इफ इट इज पब्लिश्ड इन एनी डॉक्यूमेंट इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
देखिए, अगर उस डेट से पहले कहीं पर भी उस इन्वेंशन की इंफॉर्मेशन या उस इन्वेंशन के बारे में या उस इन्वेंटिव स्टेप जो आपने उसमें क्रिएट किया है, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में इस दुनिया में कहीं पर भी अगर वो पब्लिश हो चुका है, तो वो एंटीसिपेट करेगा। हालांकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें वो एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा, कुछ ऐसे पब्लिकेशन है, बट उसके लिए एक बहुत सर्टेन रूल है कि अगर वो रूल फॉलो वहां पर हुआ, तब वो पब्लिकेशन एंटिसिपेशन में नहीं माना जाएगा, जिसको हम देखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में, सेक्शन 29 में। तो तब तक के लिए अभी हम यही समझेंगे कि जो पब्लिकेशन अगर उस डेट से पहले कहीं पर भी हुआ है, तो वो एंटिसिपेशन माना जाएगा, यानी कि इट विल बी considered as anticipation. बट अगर ऑन और आफ्टर any publication will not anticipate। तो अगर सेम डेट को भी पब्लिकेशन हुआ या उसके बाद हुआ, तो एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, प्रायर क्लेम्स कैसे काम करता है देखिए। अब यहां पर बड़े ध्यान से डिफरेंस समझिएगा। यहां पर जो डेट कंसीडर होती है फॉर रेफरेंस, दैट इज प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन। बट जब हम प्रायर क्लेम्स की बात करते हैं, तब दैट पॉइंट वी कंसीडर प्रायोरिटी और डेट ऑफ क्लेम्स। देखिए, प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स क्या होता है, ये हमारी लास्ट वीडियो में सेक्शन 11 में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए क्या होता है प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स, वो हम वहां पर देखेंगे, बट इससे एंटिसिपेशन कैसे आता है। मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपका एक एप्लीकेशन है, मान लीजिए उसमें हम कोई एक डेट ले लेते हैं रैंडम, 11 मार्च 2025 मान लीजिए एक डेट है, जिसमें एक जो कि एक प्रायोरिटी डेट है आपके एप्लीकेशन में एक क्लेम की। मान लीजिए क्लेम 1 आपकी एप्लीकेशन में है, क्लेम 1, उसकी जो प्रायोरिटी डेट है वो 11/3/25 है। अब हुआ क्या कि अगर इस डेट से पहले, यानी कि बिफोर, अभी भी मैं क्या बात कर रहा हूं, ओनली बिफोर की, नॉट ऑन, नॉट आफ्टर, ओनली बिफोर, यानी कि एक दिन भी पहले अगर होगा तो ये क्राइटेरिया लगेगा, ओनली बिफोर। तो क्या हुआ, अगर किसी दूसरी एप्लीकेशन में कहीं पर वही क्लेम डला है, सेम क्लेम इन एनी अदर, इन एनी अदर एप्लीकेशन, जिसमें उस एप्लीकेशन में जो उस क्लेम की प्रायोरिटी डेट है, देखिए
यही क्लेम किसी दूसरी एप्लीकेशन में डाला है और वहां पर उसकी प्रायोरिटी डेट इस डेट से पहले है। क्लेमिंग प्रायोरिटी डेट बिफोर देन दिस डेट, तब उस केस में उस वो क्लेम जो है विल एंटीसिपेट दिस क्लेम ऑफ दिस एप्लीकेशन। देखिए, ये दूसरी एप्लीकेशन जो है ये वाली, इस एप्लीकेशन के इस क्लेम को पुरानी एप्लीकेशन का क्लेम एंटीसिपेट करेगा। क्या करेगा? एंटीसिपेट करेगा। बट उसके लिए कंडीशन और है क्या? अर्लियर एप्लीकेशन मस्ट पब्लिश आफ्टर द डेट ऑफ लेटर एप्लीकेशन। जो दूसरी एप्लीकेशन है उसकी फाइलिंग के बाद वो एप्लीकेशन पब्लिश जरूर हुई हो, तभी वो एंटीसिपेट माना जाएगा। अगर वो पब्लिश नहीं हुई तब वो एंटीसिपेट नहीं माना जाएगा। कि मान लीजिए बाय द चांस ऐसा हुआ कि एक पुरानी ऐसी एप्लीकेशन थी जो एंटीसिपेट कर सकती थी, बट उस एप्लीकेंट ने उस एप्लीकेशन को 15 महीने से पहले ही विड्रॉ कर लिया, तब वो पब्लिश ही नहीं हुई। तो बेसिकली ये माना गया कि वो जो पुरानी एप्लीकेशन थी वो सिस्टम में है ही नहीं। तो जब वो सिस्टम में है ही नहीं तब वो इस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को एंटिसिपेट नहीं करेगी, तो उसका पब्लिकेशन होना जरूरी है। अब अगर ऑन और आफ्टर है, अगर ऑन और आफ्टर कोई क्लेम है, देन it will not anticipate, it will not anticipate। एक तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका कुछ लिंकेज बहुत बाद के सेक्शन से है, जैसे कि 57, 58, 59 अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करते हैं। तो अमेंडमेंट एग्जैक्टली क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, बट उससे होता क्या, देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अमेंडमेंट मतलब आपने जो एप्लीकेशन फाइल कर दी है, अगर उसमें आप कुछ हल्का फुल्का चेंज करवाना चाहते हैं, तो वो चेंज क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो हम तभी समझेंगे जब वो सेक्शन आएगा, उस वीडियो में हम पहुंचेंगे। बट अभी हम समझ लेते हैं। इफ बिफोर ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन, इन केस ऑफ amendment, the amended application is re-examined after amendment। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर ग्रांट होने से पहले एप्लीकेशन में कोई अमेंडमेंट किया जाता है, तो अमेंडमेंट होने के बाद जो एप्लीकेशन होती है, अगर वो एग्जामिन हो चुकी थी पहले, तो वो दोबारा से एग्जामिन की जाती है। एग्जामिनेशन दोबारा होता है, एग्जामिनर एक फिर से नई रिपोर्ट बनाते हैं और उसको दोबारा एफईआर यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू की जा सकती है। तो ये था हमारा सेक्शन
13 यानी कि एंटिसिपेशन ऑफ द एप्लीकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 14। देखिए बहुत सिंपल है, ओनली वन लाइन। देखिए अभी पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि एज पर सेक्शन 12 एग्जामिनर सबमिट्स और रिपोर्ट टू कंट्रोलर, ये हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि ये जो रिपोर्ट होती है दैट इज कॉन्फिडेंशियल। तो अंडर सेक्शन 14 जो रिपोर्ट एग्जामिनर कंट्रोलर को सबमिट करते हैं, कंट्रोलर फाइनली मेक्स a report as a gist of examiner's report। देखिए जब एग्जामिनर जो रिपोर्ट भेजते हैं उस रिपोर्ट के सबमिशंस को यूज करके कंट्रोलर अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं विच इज कॉल्ड फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट और फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन। और ये रिपोर्ट बनाने के लिए ही जनरली टेक्स, ये तीसरा पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं, अप टू 1 मंथ। देखिए कंट्रोलर अपनी इस रिपोर्ट को यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट को बनाने में जनरली 1 मंथ का समय लेते हैं। अब दिस FER इज सेंड टू एप्लीकेंट। देखें अब यहां पर समझिएगा, अगर आपकी जो रिक्वेस्ट थी एग्जामिनेशन की वो फॉर्म 18 से आई थी, तो ये जो FER एप्लीकेंट को भेजा जाता है ये भेजा जाता है विद इन 1 मंथ। बट अगर रिक्वेस्ट फॉर्म 18A से आई थी तो ये उस एप्लीकेंट को विद इन 15 डेज में कम्युनिकेट कर दिया जाता है। और ये जो रिपोर्ट कंट्रोलर बनाते हैं, इस कंट्रोलर ये जो रिपोर्ट बनाते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। और इस सेक्शन का नाम है कंसिडरेशन ऑफ एग्जामिनर्स रिपोर्ट बाय कंट्रोल। तो ये हमने देखे सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, 13, 14। तो ये हमने समझे। अब हम इनको देखते हैं और चलते हैं एक्ट के माध्यम से। देखिए अगर अभी आप देख पा रहे होंगे तो ये सेक्शन है हमारा सेक्शन 12 एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आइए देखते हैं जो हमने पढ़ा। देखिए सबसे पहले वो एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन और अदर डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद एनी लॉफुल ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन,
and result of investigations made under section 33, that is anticipation. और वो जो रिपोर्ट एग्जामिनर बनाते हैं दैट इज ऑर्डिनरली मेक टू द कंट्रोलर विद इन सब्सक्राइब पीरियड दैट इज ऑलमोस्ट 1 to 3 months और 1 to 2 months। अब ये जो लिखा है ये लिखा है सेक्शन 24B एंड 24C में। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 13। देखिए सेक्शन 13 क्या बताता है। एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन एंड बाय प्रायर क्लेम्स। देखिए has been anticipated by publication before the date of filing of applicant's complete specification in any specification filed in pursuance of an application for a patent made in India. Claimed in any claim of other complete specification published on or after the date of filing of applicant's complete specification. So dated before or claiming the priority date earlier than the date. And the examiner shall, in addition, make such investigation for the purpose of ascertaining whether the invention so far as claimed in any claim or anticipation in the complete section has been anticipated by publication in India or elsewhere in any document other than those mentioned in subsection 1। देखिए ये जो सबसेक्शन है ये बात करता है नॉन पेटेंट लिटरेचर की, और ये जो बात करता है ये बात करता है पेटेंट लिटरेचर की। तो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन की फाइलिंग से चाहे पेटेंट लिटरेचर हो चाहे नॉन पेटेंट लिटरेचर हो, कैसा भी पब्लिकेशन अगर हो चुका है तो वो एंटिसिपेट करेगा ही करेगा। और whether where a complete specification is amended under provision of this act before the grant of patent, amended specification shall be examined and investigated in manner such as the original specifications। मतलब कि अगर कोई भी एप्लीकेशन बिफोर ग्रांट अमेंड हुई तो वो एंटीसिपेट के ग्राउंड्स पर दोबारा से एग्जामिनेशन की जाएगी। और अब आता है हमारा सेक्शन 14। देखिए where in respect of an application for a patent the report of the examiner received by the controllers is adverse to the applicant or requires any amendment of the application, the specification or other documents to ensure compliance or the rules made thereunder, the controller before proceeding to dispose of the application in accordance with the provision therein after appearing shall communicate as expeditiously as possible as the gist of the objections to the applicant and shall, if so required by the applicant within the prescribed period, give him an opportunity of being heard। तो ये थे हमने देखे सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। चलिए देखिए यहाँ पर ये जो भी टाइमलाइन अगर आप देख रहे हैं जो भी फॉर्म 18 की टाइमलाइन है दैट इज बाय रूल 24B एंड दिस इज बाय रूल 24C। तो इससे पहले भी जो भी हमने टाइमलाइन की बात करी है वहां पर रूल अप्लाई होगा 24B और यहाँ पर अप्लाई होगा रूल 24C। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो।